क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पिछले 9 एपिसोड में काफी कुछ देख चुके हैं। डार्विनिज्म को समझा हमने, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, होमोलॉजी का कॉन्सेप्ट, एनालॉजी का कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है उसको देखा हमने। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या एक प्रोसेस का परिणाम है, उस पर भी हमने डिस्कस किया। लैमार्किज्म के बारे में बात किया हमने जो है वो माल्थस के बारे में देखा, हमने देखा कि वेलेस ने क्या बतलाया। तो बहुत सारी बातों को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मतलब इवोल्यूशन में हम काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, जहां पर हमने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन और उसके भी टाइप, किस प्रकार का स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होता है, किस प्रकार का जो है वो डायरेक्शनल होता है, किस प्रकार का जो है वो डिसरप्टिंग होता है, उसको भी देखा हमने। ठीक है, चलिए तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहानी में धीमे धीमे जो है वो ऑलमोस्ट कहानी के अंतिम हिस्सों में हम पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमको जो है बात करनी है पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर बात करनी है। उसके बाद हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे एंड देन कम टू दी ह्यूमन इवोल्यूशन पर बात करेंगे, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उस कहानी को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले आपसे कुछ मेरे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था बेटा कि पहला क्वेश्चन जो आपसे मैं करने वाला हूं वो ये है कि आपको बतलाना है कि व्हाट आर दी 2 की कॉन्सेप्ट, के वो 2 की कॉन्सेप्ट क्या थे जो डार्विन ने बतलाए थे। कि दी 2 की कॉन्सेप्ट इन डार्विनिज्म, के डार्विनिज्म में 2 की कॉन्सेप्ट मैंने कम से कम 2 या 3 बार बताया है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि व्हाट आर द 2 की कॉन्सेप्ट। वो 2 की कॉन्सेप्ट क्या थे जो डार्विन ने बतलाया था और जो पूरे इवोल्यूशन की कहानी को दर्शाता है, ये आपको बतलाना है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। नंबर 2, लैमार्क की थ्योरी का नाम क्या था? कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लैमार्क कॉन्सेप्ट? के लैमार्क ने जो थ्योरी बतलाया उसको आप क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे उसको आपके? एंड लैमार्किज्म को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या बतलाओगे उसके बारे में? ये आपको एक लाइन में बतलाना है। कि आपको बतलाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब क्या होता है ये आप बतलाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्टेशन? साल्टेशन का मतलब क्या होता है ये बतलाएंगे आप। आपको बतलाना है इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नेम क्या है? इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नेम क्या है और ये क्यों फेमस है प्लांट? ठीक है, Why this plant is famous and what is the scientific name of evening primrose? तो आज के जो प्रश्न है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, What are the key concept of Darwinism? डार्विनिज्म में 2 की कॉन्सेप्ट बताए गए थे, वो दोनों की कॉन्सेप्ट को बतलाइए आप कि लैमार्किज्म जो है उसको आप साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या नाम देंगे उसको आप बतलाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्टेशन? साल्टेशन का मतलब क्या है और इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नेम क्या है और ये प्लांट क्यों फेमस है, ये आपको बतलाना है। क्लियर? चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है या प्रोसेस का रिजल्ट है। तो मैंने कहा था कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है। जब आप जो है वो जब आप बात करते हैं इवोल्यूशन, अब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ से बनने से लेकर अब लाइफ तक की बात करते हैं, आप कहते हैं ये प्रोसेस है। जब आप जो है वो एक जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप बोलते हैं प्रोसेस का ये परिणाम है। तो हमने इस पर बात की था। तो अभी तक जो है साइंटिस्ट कंफ्यूज है इसको लेकर, तो ये हम पिछली बार देखे थे। फिर मैंने कहा था कि चार्ल्स डार्विन जो है वो माल्थस के विचार से प्रभावित हुए थे और माल्थस ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ती है उस तेजी से फूड सप्लाई नहीं बढ़ती है, इसलिए हर एक पॉइंट कुछ समय के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर संघर्ष होता है, जहां पर जो है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। जो जीवित बचते हैं वो आगे ग्रो कर पाते हैं, बाकी ग्रो नहीं कर पाते। ये डार्विन ने ऐड कर दिया उसमें। ठीक है,
तो चलिए, तो माल्थस का क्या प्रभाव पड़ा उसको देखा हमने। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर, और ऑलरेडी इसका एक हिस्सा हम जो है वो जेनेटिक्स में देख चुके हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इसको ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं। उसी को हम जो है थोड़े से पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए यहां पर बात करेंगे। कंटेंट वही रहेगा, लेकिन हम उसको एक बार समझेंगे, तो कोई बुराई नहीं बेटा कि हम एक बार यदि कोई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को रिकॉल भी कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, आपके सामने जो स्क्रीन पर जो साइंटिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं वो है हार्डी एंड वीनबर्ग। क्या आपके सामने स्क्रीन पर जो वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहे हैं ये है हार्डी एंड वीनबर्ग। और हार्डी और वीनबर्ग ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स का अध्ययन किया, और इन्होंने जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी, यानी एक जनसंख्या में जीन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक पॉपुलेशन के जेनेटिक मेकअप में, अनुवांशिक ढांचे में कैसा परिवर्तन होता है, क्या जीन की कुल आवृत्ति स्थिर रहती है, ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। तो बेसिकली इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स का अध्ययन किया था जीन फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए, जीनोटाइप को समझने के लिए। अब जब हम बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं जीनोटाइप, एक वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, हम एक वर्ड यूज करेंगे हम जीनोटाइप। इसका मतलब क्या, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के, एक जीव के अनुवांशिक ढांचे को, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को हम जीनोटाइप कहते हैं, और उसके कारण जैसा वो बाहर दिखाई पड़ता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। कि हर जीन जो होता है, वो जीन जो होता है उसका अपना एक एलील भी होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जीन और उसके एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक पॉपुलेशन में वो किस संख्या में प्रेजेंट है, उसको हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब जब आप प्रजातियों को समझने की कोशिश करते हैं, आप स्पीसीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको दो चीजें बतलाई थी बेटा। मैंने आपसे कहा था कि इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन की फिनोमिना है, ये वर्क करती है पूरी पॉपुलेशन पे, ये वर्क करती है पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर, ये काम करती है, वर्क करती है। ठीक है ना। जब हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं हम, तो मैंने कहा ना, पूरी पॉपुलेशन सिलेक्ट नहीं होती है, पॉपुलेशन में से कुछ जीव सिलेक्ट होते हैं जिनमें वो वेरिएशन होते हैं जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए उन जीवों को सक्षम बनाते हैं। ऐसे जीन होते हैं तो वो सरवाइव कर जाते हैं। मतलब एक जनसंख्या है वो इवॉल्व कर रही है, उस पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन उन जीवों का होगा जिनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है, वो इंडिविजुअल्स का होता है। ठीक है, जीवित जीवों का, यानी सबका पूरी जनसंख्या नेचुरली सिलेक्ट नहीं होती है, उसमें से कुछ जीव जिनमें कुछ अनुकूलतम वरिष्ठ होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रजातियों का बनना, स्पीसीज का बनना कहलाता है स्पेशिएशन कहलाता है। ठीक है, स्पेशिएशन मतलब है नई प्रजातियों का बनना, स्पीसीज का बनना। तो हमने याद करो, लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे तब हमने सिंपैट्रिक स्पीसीज, एलोपेट्रिक स्पीसीज, पेरीपेट्रिक स्पीसीज, पैरापेट्रिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज बात किया था कि नहीं किया था। अब आप भूल गए तो ये आपकी गलती है, आप भूल गए तो ये आपकी गलती है। कान पकड़ो कि यदि आपको इस समय मेरे बोलने के दौरान सिंपैट्रिक स्पीसीज, एलोपेट्रिक स्पीसीज, पैरापेट्रिक स्पीसीज, पेरीपेट्रिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज, यदि आपको इन शब्दों के मतलब मालूम नहीं आ रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दोनों कान पकड़ो, जोर से खींचो और बोलो, सर सॉरी, आगे से नहीं भूलेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और हमें ये चीजें पता होना चाहिए क्योंकि ये कोर कंटेंट का हिस्सा है बेटा। ठीक है ना। ठीक है, इसलिए दिमाग में रखना है इस चीज को अच्छे से। पिछले सालों के एग्जाम में ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। पक्का मजाक नहीं कर रहा हूं, कान पकड़ा। ठीक है, हाँ, सिंपैट्रिक तो याद आ गया, एलोपेट्रिक भी थोड़ा थोड़ा याद आ गया, पर पेरीपेट्रिक पैरापेट्रिक भूल गए। सिबलिंग भी कई बार दिमाग में नहीं आता क्या है ना, तो याद करो, रखो उसको। ठीक है बेटा, चलिए। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, मैं रिकॉल नहीं, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा, आपको मैंने काम, देखो कुछ चीजें ऐसी बेटा जो आपको दिमाग में रखनी है हमेशा संभाल करके। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि प्रजातियों का बनना कहलाता है स्पेसिएशन के। तो यदि हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें, यदि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें तो दो आयाम समझ में हमको आते हैं। एक तो यह है कि प्रजातियां जो हैं, प्रजातियों से एक स्पीसीज से अगली स्पीसीज कैसे बन रही है, वो स्पीसीज कितना ग्रो करती है, कितना सक्सेसफुल होती है एनवायरनमेंट में, और कैसे वो आने वाले समय में नए नए जीवों को विकसित करती है। तो हम बात करते हैं इसमें मैक्रो इवोल्यूशन की बात करते हैं।
फाइलोजेनेटिक्स को शामिल करते हैं। फाइलोजेनेटिक्स में हम देखते हैं कि इस प्रजाति के, इस स्पीशीज से पहले के जो जीव थे वो किस तरह के थे, आने वाले समय में किस तरह के जीव और बन सकते हैं। तो हम इसके पिछले इतिहास, क्योंकि आने वाले समय के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमें हमेशा पीछे का रिवर्स में जाके देखना पड़ता है कि अच्छा फॉसिल इस तरह के मिल रहे हैं, जीव इस तरह का था, ये कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा है, ये कैरेक्टर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। ठीक है, उनको ध्यान देना होता है हमको। तो मैंने कहा आपसे कि मैक्रो इवोल्यूशन इज दी फाइलोजेनेटिक्स, जहां पर कि हम बड़े पैमाने पर एक बड़े ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एक ओवरऑल कई सारी प्रजातियों को एक साथ लेकर बात करते हैं हमके। दूसरा होता है पप, और ये मैक्रो यानी बड़े पैमाने पर इवोल्यूशन की बात करें। जब हम बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब यहां पर हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, ध्यान से बात सुना के, भौगोलिक रूप से अलग, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर हम जीन फ्रीक्वेंसी का पता लगा रहे हैं, उसमें जीन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं हम, तो वह है पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। देखिए भाई, आप कीनिया जाएं, आप यदि कीनिया जाएं, जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री कीनिया, या कांगो जाएं, कीनिया जाएं, सूडान जाएं, तो वहां पे आपको जो लोग दिखाई पड़ेंगे वो आप अपने जैसे आप उस कीनिया को कंपेयर कर लो जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, अलग दिखाई पड़ेंगे लोग की नहीं दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगे। आप नॉर्वे चले जाइए, आप वेलहला सिटी चले जाइए, आप ओस्लो चले जाइए, आप, अरे लोग बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगे, आपके जैसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो है, वो भी इंसान, हम भी इंसान हैं, और अफ्रीकन लोग भी इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, सब होमोसेपियंस हैं, लेकिन रूप रंग में कितना फर्क है। मिडिल ईस्ट के लोग अलग दिखाई पड़ेंगे आपको, चाइनीज आपको अलग दिखाई पड़ेंगे, जापानीज आपको अलग दिखाई पड़ेंगे। अरे ऐसा क्यों? कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। यदि आप पाएंगे कि अब मैं कहने का मतलब है कि चाइना में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह की है कि वो उनके से दिखाई पड़ने वाले जीव अधिक संख्या में, एनिमल मतलब जो ह्यूमन से वो अधिक संख्या में है या नहीं। कहने का मतलब यह है बेटा कि जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं ना, तो हम एक ज्योग्राफिकल एरिया चुनकर वहां पर जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है उसके अंदर जीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मैक्रो इवोल्यूशन की बात करते हैं, फाइलोजेनेटिक्स की बात करते हैं, तो हम बड़े पैमाने पर अर्थ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीवित जीव हैं उनमें जो वेरिएशंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनमें जो इवोल्यूशन चल रहा है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। बड़ा दायरा है उसका। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या, अब बताइए इस इमेज को देख के बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, विच कॉन्टिनेंट के, ये इमेज आपको कौन से कॉन्टिनेंट का नक्शा बतला रही है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है के बताइए। देखें किसकी ज्योग्राफी अच्छी है, किसकी ज्योग्राफी अच्छी है, कौन बचपन से पढ़ता आ रहा है और कौन ऐसा है जो बचपन में बिल्कुल नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही बात, क्या बात है, सारे होशियार हो। अफ्रीका के हम देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है कोई बताएगा? जिसने बता दिया उसको एक इनाम है, प्राइज है उसको के। इनाम ये है कि आप एक 5 स्टार खरीद कर खा लेना, ठीक है, जब आप मिलोगे तब रीइंबर्समेंट कर देंगे उसका, ठीक है। तो इनाम ये, अब ये क्या है बताओ, ये है बेटा मेडागास्कर के, दुनिया का सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी रखने वाला स्थान के मेडागास्कर के, यहां पर सबसे बड़ी संख्या में एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ऐसी प्रजातियां जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती हैं वो आपको मेडागास्कर में देखने मिलती है। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस, और इसके बारे में हम बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे हम, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र में कई सारे जो है ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट हैं, और वो ह्यूमन बीइंग जो है उनके अंदर यदि हम जीन की फ्रीक्वेंसी को समझते हैं तो हमको पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। और हार्डी विनबर्ग ने वही प्रयास किया और उन्होंने बताया कि देखो भाई ऐसा है कि प्रकृति में 3 तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि हमें मालूम है। जब नेचुरल सिलेक्शन की कहानी पर सुन रहे थे हम, तब हमने बात किया था कि 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ एक्सट्रीम, जो मीडियन कैरेक्टर है वो अधिक इवॉल्व करता है, याद है आपको, है ना, उसे हमने कहा था स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। एक हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर दिशा में पॉपुलेशन शिफ्ट करती है, हमने कहा था सिलेक्शन अगेंस्ट एन एक्सट्रीम, यानी एक एक्सट्रीम संख्या में कम होने लगेगा, दूसरा बढ़ने लगेगा। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहा था हमने, इसको कहा था हमने डायरेक्शनल कहा था, इसको कहा था हमने
स्टेबिलाइजिंग कहा था, इसको हमने स्टेबिलाइजिंग कहा था, और इसको कहा था हमने डिसरप्टिव, याद है, जिसमें कि मीडियन आपको कम देखने मिलेंगे, दोनों एक्सट्रीम फॉर्म आपको अधिक देखने मिलेंगे, है ना बेटा। सिलेक्शन अगेंस्ट द मीन, डिसरप्टिव, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, है ना, ठीक है। चलिए, अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इज अ जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? एक पॉपुलेशन जो है उसके जितने भी गैमीट्स हैं, गैमीट्स के अंदर प्रेजेंट जीन्स के कुल समूह को हम क्या बोलते हैं? जीन पूल कहते हैं। कि याद रखिएगा बेटा, क्यों गैमीट्स बोला मैंने आपसे? क्योंकि गैमीट्स से ही अगली पीढ़ी बनती है, गैमीट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं अगली पीढ़ी को बनाने के लिए, गैमीट ही भाग लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एक पॉपुलेशन के रिप्रोडक्टिव गैमीट्स में, प्रजननकारी गैमीट में प्रेजेंट जीन्स जो होते हैं उनके कुल योग को, पूरे योग को सब जोड़ के उसको हम क्या बोलते हैं? उसके सम को बोलते हैं हम जीन पूल कहते हैं। क्या लिखा है? ए जीन पूल इज मेड अप ऑफ ऑल द जीन्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एलील्स दैट आर इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो जीन पूल में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे इस इमेज को देखिए कि हर एनिमल जो है अपने यानी गैमीट बना रहा है, और गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, तो वो अपने अपने जीन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है जीन पूल में, उससे अगली पीढ़ी बनती है। तो जीन पूल क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इन दी रिप्रोडक्टिव गैमीट्स। के प्रजननकारी गैमीट्स, एक जनसंख्या के प्रजननकारी गैमीट्स में उपस्थित जीन्स के कुल योग को हम जीन पूल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ जीन्स इन रिप्रोडक्टिव गैमीट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। के एक जनसंख्या के प्रजननकारी गैमीट्स में उपस्थित जीन के कुल योग को हम जीन पूल कहते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात यह कि एक जनसंख्या पॉपुलेशन जो होती है वो कई सारे फोर्सेस को, कई सारे दबाव, कई सारे फोर्सेस उसके ऊपर होते हैं, दबाव उसके ऊपर होते हैं। ये दबाव पॉपुलेशन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हम लेक्चर में बेटा बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट इवेंट की बात कर, दो चीजों की बात करेंगे। हम देखेंगे फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज द बॉटलनेक इवेंट एंड ए बॉटलनेक इवेंट का मतलब क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, इस पर बात करेंगे हम। तो चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इवेंट इंसिडेंट्स पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए दो है, मैंने आपसे कहा कि जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो हमारे पास एलील हैं। ठीक है, हमारे पास दो एलील हैं बेटा, कैपिटल ए एक जीन है और उसका एलील स्मॉल ए है। ठीक है, इससे तीन पॉसिबल जीनोटाइप बनेंगे। अब ऑलरेडी बेटा हम जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब आप एबीसीडी मत कीजिएगा, आप समझ गए ना। करके तीन जीनोटाइप बनेंगे, कैपिटल ए बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा। ठीक है, यहां पर उन्होंने समझने के लिए अलग अलग कलर से जीन को शो किया है। उन्होंने कहा कि यदि हम जीनोटाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को समझें तो हमको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन में किस तरह के जीन और एलील प्रेजेंट है। मान लो एक जीन कैपिटल ए है, उसका एलील स्मॉल ए है, तो तीन तरह के जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या हो गया? प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। स्मॉल ए क्या हो गया? प्योर होमोजाइगस रेसेसिव हो गया। और कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो गया? वो हेटेरोजाइगस हो गया। ठीक है, अब याद रखिएगा एक जनसंख्या में, एक पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी की बात करें, हम जीन की आवृत्ति की बात करें हमके, तो हम पाते हैं कि अब देखो एक फंडा इसका दिमाग में डाल लो। के साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले जो जीन बना होगा वो होगा वाइल्ड जीन। के वाइल्ड जीन, सुना एक कॉन्सेप्ट है कि वाइल्ड जीन होगा, और वाइल्ड जीन हमेशा डोमिनेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज डोमिनेंट जीन। के वाइल्ड जीन हमेशा डोमिनेंट जीन होते हैं, और इनमें जब कभी इनमें से कुछ जीन में जब म्यूटेशन होता है तो उससे बनते हैं रेसेसिव जीन बनते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक बतलाते हैं कि प्रकृति में शुरू से एक जीन और उसका एलील प्रेजेंट नहीं होता है, सारे जीन एक समान होते हैं, फिर कुछ जीन में म्यूटेशन होता है, वो रेसेसिव जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डोमिनेंट जीन मतलब जो इफेक्ट देता है, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है, बायोकेमिकल सिंथेसिस करता है, वो डोमिनेंट जीन होता है। तो एक जनसंख्या में वो कहते हैं कि डोमिनेंट जीन जो होते हैं वो वाइल्ड जीन होते हैं, शुरू से प्रेजेंट होते हैं, रेसेसिव जीन म्यूटेशन के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब, मेरी बात सुन, अब ये क्यों बतलाया मैंने, मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है बेटा। ठीक है, मान लीजिए, सुनना बात के
हम भूल, इसको जो लिखा है उसको मत पढ़ो, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के। क्या हुआ बेटा, मान लिया कि एक पॉपुलेशन में शुरू में ये 10, मैंने पर्पल कलर से बनाया, ये डोमिनेंट जीन थे, ठीक है, मैंने कहा ये 10 कुल डोमिनेंट जीन थे, ये सबके ये थे वाइल्ड जीन, डोमिनेंट जीन थे, है ना बेटा। कितने थे ये, 10 थे। इनमें हुआ म्यूटेशन, इनमें हुआ म्यूटेशन, क्या हुआ, एक जीन ये बदल गया, ये बदल गया, बदल गया, ये क्या बन गए, सुनना बेटा, फंडा समझना, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप चीजों को पकड़ लोगे। ये क्या बन गए, ये बन गए रेसेसिव जीन बन गए। अच्छा बेटा, बन गए ना। अच्छा बताओ, जब ऐसा हुआ तो क्या जीन की संख्या बढ़ गई, क्या जीन का नंबर बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना, नहीं बढ़ा, उन्हीं 10 में से 2 रेसेसिव में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब ये कि कुल जीन कितने हैं, आपने कहा ये डोमिनेंट जीन को आपने कहा कैपिटल ए है, ये रेसेसिव जीन स्मॉल ए है, पहले सारे कैपिटल ए थे, अब स्मॉल ए भी बन गए, तो आप क्या बोलोगे, ए मतलब जो योग है, यानी पहले जो संख्या, जो नंबर पहले था, टोटल 10 जीन थे, अब कैपिटल ए स्मॉल ए को जोड़ो दोनों को तो भी 10 ही है, तो मतलब जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, जीन की आवृत्ति नहीं बदली, टोटल ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल, एक सिंगल जीन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल जीन जो था उसका कुल वॉल्यूम बदला क्या, नहीं बदला, ठीक है। इसका मतलब ये कि माना कि स्मॉल पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जीन, स्मॉल पी कैपिटल ए जीन की आवृत्ति है, स्मॉल क्यू जो है वो स्मॉल ए की एक जीन की आवृत्ति है, तो इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे निकालना, तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कैपिटल ए की, कैपिटल ए स्मॉल ए की, स्मॉल ए स्मॉल ए की, सिंपल सी बात है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल पी, तो स्मॉल पी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल पी, ये हो गया पी स्क्वायर, प्लस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉल पी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और स्मॉल क्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल क्यू जो है फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो, जब आप जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस करते हो आप, तो आपको क्या मिलता है, आपको ऐसा कंपोजिशन मिलता है, कैपिटल ए मिलता है, कैपिटल ए स्मॉल ए मिलता है, कैपिटल ए स्मॉल ए मिलता है, स्मॉल ए मिलता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा हुआ है हमने, ऐसे ही मिलेगा, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए 2 मिलते हैं, तो यहां पे हमको 2 लिखना चाहिए कायदे में कि भैया ये 2 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, 2 मिलेंगे, दे आर 2 इन नंबर, 2 होंगे, ठीक, मतलब 2 पी क्यू हो गया, प्लस स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू है, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो क्या हो गया, ये क्यू स्क्वायर हो गया, और कुल मिलाकर योग उसका एक बराबर रहा, पहले से योग एक बराबर रहा, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, योग उसका एक ही रहा। मतलब इसको हम यदि सिंपल वर्ड में बोले तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमने कहा कि कुल मिलाकर बात यह कि P प्लस क्यू की फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 रहेगी, हमेशा 1 रहेगी, कि हमेशा 1 के बराबर ही रहेगी वो फ्रीक्वेंसी। मतलब मैंने कहा ना ऐसा क्यों, तो उसका मैंने आपको इनिशियल फंडा बतला दिया कि भैया शुरू में सारे जिन डोमिनेंट थे उसी में से रेसिस्टिव बन गए, तो टोटल नंबर नहीं बदले, टोटल नंबर नहीं बदलेगा। P प्लस क्यू, देखो P अकेला बदल सकता है, P अकेला कैसे, कैपिटल ए से अधिक स्मॉल ए बन गए, तो P कम होगा, Q बढ़ जाएगा, तो P और Q में अंतर पॉसिबल है, लेकिन P प्लस Q का योग हमेशा 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा उठ के। तो अभी क्या देखा, यदि एक पॉपुलेशन में जो जीव प्रेजेंट है, जो जीवित जीव है वो तो डिप्लॉयड होते हैं, उनमें क्या देखा कि क्या फ्रीक्वेंसी है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए एक क्रॉस किया, उसमें ये मिला हमको कैपिटल ए, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, एक स्मॉल ए, तो फ्रीक्वेंसी देखा हमने, तो क्या आ गया बेटा, है ना, क्या आया, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर होगी, स्मॉल ए की क्यू स्क्वायर होगी, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए की क्या होगी, 2 पी क्यू होगी, क्लियर, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, हार्डी वीनवर इक्विलिब्रियम को देखें यहाँ पे, अब तो हमने क्या कहा पे, कैपिटल ए पी स्क्वायर, कैपिटल ए पी क्यू, तो कितना हो गया, 2 पी क्यू हो गया, और ये हो गया क्यू स्क्वायर हो गया, है ना बेटा, ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल मेंडल की जेनेटिक्स को हम यहां पर हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1,
कुल योग 1 रहेगा इसका, मतलब इक्वेशन को आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके पी का वैल्यू निकाल सकते हो, क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो इतना इस तरह का फॉर्मूला आप बना सकते हो। ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये पूछे जाने दिमाग में रखिए, पर आपसे मैक्सिमम जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, या सिंपल पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब यदि आपको हार्डी विनबर्ग की पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझना है तो आपको कुछ चीजें दिमाग में डालनी पड़ेंगी कि यदि आप हार्डी विनबर्ग की पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझते हैं तो कुछ चीजें आपको समझना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें दिमाग में डालनी पड़ेंगी, कुछ एजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा। नंबर 1, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कोई सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लागू ना होता हो तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। हार्डी विनबर्ग बोलते हैं भैया अभी जेनेटिक्स रहने दो, अभी डार्विनिज्म को एक किनारे पर रखो अभी, ठीक है। मतलब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए जो एजम्पशन है कि कोई सिलेक्शन ना होता हो, कोई म्यूटेशन ना होता हो, मतलब जैसे जीन बन गए वैसे प्रेजेंट रहे वो, उनमें और आगे परिवर्तन ना होता हो, आगे कोई फर्दर म्यूटेशन ना होता हो, कोई माइग्रेशन यानी पॉपुलेशन का कोई हिस्सा कहीं और मूव ना करता हो, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। पॉपुलेशन बड़े साइज की होना चाहिए, छोटी पॉपुलेशन ना हो, बड़े साइज की पॉपुलेशन हो, ठीक है। और पॉपुलेशन के जीवित जीव जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रैंडम मैटिंग करते हो, कोई भी किसी के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता हो, सिलेक्टिव मैटिंग ना होती हो, ये एजम्पशंस है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में देखा, इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना बता रहा हूं मैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिमाग से ये जो है ना, जो होशियारी निकाल देना दिमाग से कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तुम पढ़ रहे हो, हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, कि फर्क है ना, इसलिए जो बोल रहे हैं उसको मानना शुरू करो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपसे, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के जो एजम्पशंस है वो क्या है, सिलेक्शन ना होता हो, उत्परिवर्तन ना होता हो, माइग्रेशन ना होता हो, बड़ी पॉपुलेशन हो और रैंडम मैटिंग होती हो, ठीक है। ये इसके एजम्पशंस है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे, तो नोट कर लेना बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट है एजम्पशंस के, रैंडम मैटिंग, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, नो सिलेक्शन, और पॉपुलेशन का साइज जो है वो बड़े पैमाने पर होता हो, ठीक है। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। 1920 में फिशर एंड हेल्डा ने प्रपोज्ड मैथमेटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। 1920 में फिशर और हेल्डाने ने जो है वो पॉपुलेशन को समझने की कोशिश किया और उस पर उन्होंने जीन्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया उन्होंने, और पता लगाने की कोशिश की उन्होंने एक्चुअली कि पॉपुलेशन में किस प्रकार से जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इसको बाद में, इसी कॉन्सेप्ट को बाद में ठीक से डेवलप किया था हार्डी एंड विनबर्ग ने, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन जेनेटिक्स की कॉन्सेप्ट को ठीक से बाद में जो है डेवलप किया था किसने, हार्डी और विनबर्ग ने डेवलप किया था, ठीक है। हार्डी और विनबर्ग के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। हार्डी और विनबर्ग के अनुसार द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ जीन्स इन ए लार्ज randomly mating sexual population tend to remain constant from generation to generation in the absence of mutation, selection and gene flow. Important है। हार्डी और विनबर्ग बतलाते हैं कि एक बड़े साइज की ऐसी जनसंख्या जिसमें जीवित जीव रैंडम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, उनके अंदर जो भी जीन्स पाए जाते हैं उनकी कुल आवृत्ति स्थिर रहती है, नियत रहती है, यदि उत्परिवर्तन ना हो, जीन फ्लो ना हो और सिलेक्शन ना हो, ठीक है। वो कहते हैं किसी भी पॉइंट पर आप देख पाएंगे कि आपको कुल ओवरऑल जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको कांस्टेंट मिलेगी, आपको एक बराबर मिलेगी। आपको मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा है कि आपके पास मान लो 100 आपके पास एलिल है तो 50 कैपिटल ए हो गए, इसमें के मैंने आपसे कहा कि जो है वो आपके पास 100 एलिल है और मान लो 60 जो है आपके कैपिटल ए है, 40 स्मॉल ए है, तो हमेशा आपको जो है रेशियो ने जीनोटाइप के अंदर आपको हमेशा जीन की फ्रीक्वेंसी जो है आपको एक बराबर ही देखने मिलेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। किसी भी पॉइंट पर आप जाकर देखेंगे आप ये पाएंगे कि जीन की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं आया है। पॉपुलेशन के जेनेटिक मेकअप बदल सकते हैं लेकिन जीन की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन यदि म्यूटेशन ना हो, सिलेक्शन ना हो, जीन फ्लो ना हो, पॉपुलेशन बड़े साइज की हो और रैंडम मैटिंग होती हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हार्डी विनबर्ग
बतलाते हैं कि एक पॉपुलेशन जो है एक जनरेशन के बाद आफ्टर वन जनरेशन वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, साम्य अवस्था में पहुंच जाती है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक पॉपुलेशन की शुरुआत में कैपिटल ए एलील जो है, कैपिटल ए जो जीन है, यदि हम उसकी बात करें तो कैपिटल ए एलील की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 0.6, ठीक है ना। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी थी 0.4, ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल क्यू स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1 होगा हमेशा। क्लियर, ये तो साफ है ना। शुरुआत में ऐसा था पॉपुलेशन में कि कैपिटल ए एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.6 थी, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.4 थी, लेकिन एक जनरेशन के बाद जब रैंडम मैटिंग हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या हो गया, तो हुआ ये कि अगली पीढ़ी के बाद क्या हुआ कि देखो यहां पर अब जब जो होमोजाइगस है बेटा वो अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे थे, जैसी जो है पॉपुलेशन उस समय इक्विलिब्रियम में नहीं थी, जैसी एक जनरेशन आगे आया तो क्या देखा आपने, एक कैपिटल ए बना, एक स्मॉल ए बना, फिर एक स्मॉल ए बना, फिर एक कैपिटल ए स्मॉल ए बना, एक कैपिटल ए स्मॉल ए बना, एक स्मॉल ए बना। पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में सारे देखो, यदि आप क्रॉस करोगे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, कैपिटल ए स्मॉल ए मिला, फिर उसने क्रॉस किया तो हमने क्या पाया, हमने कहा कि जो है उसके बाद हमें क्या मिला, एक कैपिटल में ए मिला, दो कैपिटल ए स्मॉल ए मिले, स्मॉल ए मिला, ठीक है। क्लियर, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहां पे इसे लिखा ना नेक्स्ट, आप कंफ्यूज मत करना बेटा के, कहने का मतलब ये है कि एक जो पीढ़ी जो अगले ने जो पेरेंटल जनरेशन के बाद जो F1 जनरेशन बना, उसके बाद जो पीढ़ी बना, उस पीढ़ी के अंदर हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को हम देख रहे हैं, क्योंकि देखो पहले जनरेशन में तो जीन्स केवल कॉम्बिनेशन में आएंगे, जब उसके गैमेट बनेंगे तब हमको डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर देखने मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या देखा हमने पाया कि एक बना कैपिटल ए, दो बना कैपिटल ए स्मॉल ए, एक बना स्मॉल ए, ठीक है बेटा, है ना। अब आप बोलोगे, आप देखो बेटा मैं फिर से समझा रहा हूं, आप ऐसा मत बोलना कि सर एक कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, बिल्कुल बेटा बनेगा, लेकिन उसमें जीन फ्रीक्वेंसी कब मालूम चलेगी, जीन का क्या हुआ आगे, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो मालूम, क्योंकि ये तो क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया, एक कैपिटल ए आया, एक स्मॉल ए आया, 0.6 पे था, 0.4 था, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, वो तो कैपिटल ए स्मॉल एक डिपॉजिट बॉक्स जैसा हो गया। जब वो गैमेट बनाएगा और उससे जब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे चेकर बोर्ड में, तब हमें जीन फ्रीक्वेंसी कैसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई वो मालूम चलेगा हमें, ठीक है। क्या देखा हमने, स्मॉल ए की जीन फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो थी 0.6 थी, कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी 0.6 थी और स्मॉल ए की क्या थी 0.4 थी, मतलब पी का वैल्यू 0.6 था और क्यू का वैल्यू 0.4 था। मैंने कहा ये पी स्क्वायर है, ये 2pq हो गया, ये क्यू स्क्वायर हो गया, निकाल लीजिए पी स्क्वायर कितना हो गया, 0.6 इंटू 0.6 कितना हो गया, 0.36 हो गया, ये 2pq कितना हो गया, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना हो गया, ये 0.48 हो गया ये, ठीक है। और क्यू स्क्वायर कितना है, 0.4 इंटू 0.4 कितना हो गया, ये 0.16 हो गया। मतलब इक्विलिब्रियम में क्या आया, इक्विलिब्रियम में जो रेशियो निकल के सामने आया वो निकल के सामने ये आया, ठीक है। एंड पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर ये हमको सामने आया। इसमें आपके P और Q का वैल्यू नहीं बदला, इसमें P और Q का वैल्यू नहीं बदला, P प्लस Q इक्वल टू 1 होता वो भी नहीं बदला, केवल पॉपुलेशन में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए। तो भले ही आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए बढ़ गया है, स्मॉल ए कम हो गया है, कुछ कम नहीं हुआ है, वो जीन की फ्रीक्वेंसी के लेवल पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वो बदलेगी नहीं, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। देखिए समझिए, सपोज there is a population having gene capital A and its allele small a, the frequency of gamete with gene capital A will be same the frequency of gene capital A, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यदि एक पॉपुलेशन में जो है वो दो तरह के जीन है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, उसका एलील स्मॉल ए है के, तो ऐसे गैमीट जिनमें जीन कैपिटल ए होगा वो उनकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो जीन कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हो, गैमीट तो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जिन गैमेट में स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए जीन के बराबर होगी, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, तो जो गैमेट का के पास जीन है वही जीन की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। इफ इन दिस पॉपुलेशन जीनोटाइप, यदि इस
पॉपुलेशन जीनोटाइप में कैपिटल ए 36% हो, कैपिटल ए स्मॉल ए 48% हो, स्मॉल ए 16% हो। अब हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम अब रिवर्स कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। ये हो, ठीक है, कि कैपिटल ए 36% है, कैपिटल ए 48% है और स्मॉल ए 16% है, ठीक है। तब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल ए जो है वो 36% है, इसका मतलब जो गैमिट है कैपिटल ए गैमिट बनाएगा, सारे गैमिट एक समान बनाएगा कैपिटल ए वाले, तो 36% जो है वो गैमिट जो गैमिट ए है उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। इसमें फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कितना 48% है, 48% में क्या है बेटा, आधा जो है कैपिटल ए और आधा स्मॉल ए है, तो 48% में से 24% हो गया कैपिटल ए हो गया, 24% स्मॉल ए हो गया, ठीक है। फिर स्मॉल ए कितना है 16% है, ठीक है। दोनों स्मॉल ए, सारे गेमिट एक समान होंगे, मतलब स्मॉल ए वाले गेमिट सारे के सारे उतनी संख्या में होंगे, 16% होंगे वो, ठीक है। अब जोड़ा हमने कहा कि कैपिटल ए 36% था, इससे आया, ठीक है, 24% इससे आया, कितना हो गया 60% हो गया ये, ठीक है। स्मॉल ए को जोड़ा हमने, स्मॉल ए 24 इससे आया, ठीक है, 16 इससे आया, कितना हो गया 40% हो गया, इक्वल टू कितना हो गया ये हो गया बेटा, ये इक्वल टू 40% हो गया, मतलब ये कितना हो गया 0.6 हो गया, ये 0.4 हो गया। रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लिया हमने निकाल लिया कि जीन की फ्रीक्वेंसी नहीं बदली बाबू, वो वही की वही रही, वो समझ गए बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पॉपुलेशन दे रखी है तो जीन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पॉपुलेशन में क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं, यही है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जीन की फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्यू है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। जीन की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है कैपिटल ए 2 कैपिटल ए स्मॉल ए और 1 स्मॉल ए के। तो इसका मतलब क्लियरली बतलाता है कि जो है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीन फ्रीक्वेंसी एंड दी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये साफ साफ बतलाता है कि जीन की फ्रीक्वेंसी का और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का आपस में संबंध है, अंतर संबंध है के। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को हम कैसे शो करते हैं, हम बोलते हैं P प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 कहते हैं। शुरुआत में हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने वही सामने हमारे आ गया, आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. आज का लेक्चर वैसे भी रिपीटेशन है। अब ये नहीं बोलना सर के ऊपर से निकल गया, अब बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ तो ऊपर से ही निकलेगा बेटा, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैं शुरू में बताया आपको बेटा कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी यहां पर नहीं बदल रही, वो वैसी की वैसी स्टेबल रहेगी, ठीक है ना, क्लियर। अब एनसीईआरटी क्या लिखती, चलो अब एनसीईआरटी पे आते हैं, ओके। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस। यदि आपको एक जनसंख्या दी गई है, पॉपुलेशन दी गई है, तो उस पॉपुलेशन में आप कोई दिए गए एलील की फ्रीक्वेंसी को आप पता लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट द जनरेशंस। ऐसा माना जाता है कि ये जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, जीन की आवृत्ति है, वो हमेशा स्थिर रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। हार्डी-विनबर्ग ने अपने सिद्धांत को एक अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में दिया, एक फॉर्मूले के रूप में दिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल सिद्धांत बतलाता है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। ये बतलाता है कि एक जनसंख्या में एलील की आवृत्ति मतलब P और Q का वैल्यू हमेशा जो स्टेबल रहता है एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कांस्टेंट रहता है, उठ के। द जीन पूल का मतलब एनसीईआरटी में लिखा है
टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, के एक पॉपुलेशन में कुल जीन्स और उनके एलील, लेकिन वो कहां पे होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स के अंदर, उसको हम जीन पूल कहते हैं, कि वो कांस्टेंट रहता है बेटा, और ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। सभी प्रकार के एलिलिक जीन्स की फ्रीक्वेंसी का योग जो होता है वो एक होता है, मतलब P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, ये एनसीईआरटी लिख रहा है, उसने कहा सम टोटल ऑफ ऑल दी एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, के एक कैरेक्टर के लिए कोई भी एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसका कुल योग जो है वो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज P एंड Q के रूप में इसको लेवल कर सकते हैं। इन डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड में P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल कैपिटल A एंड एलिल स्मॉल a, देखा भी हमने, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर, ये भी देखा हमने। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अदर वेज, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिल A कैपिटल A विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल p appear on both the chromosome of an diploid individual is simply the product of the probabilities, के वो कहता है कि हमेशा जब भी वो जीव है वो जब रिप्रोड्यूस करेगा अपने क्रोमोसोम्स में अपने गैमेट्स को बनाएगा, उस जीव के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें जो फ्रीक्वेंसी होगी जीन जो कैपिटल A एलिल की वो P स्क्वायर ही होगी, क्योंकि वो कैपिटल A उसका जीनोटाइप है, P स्क्वायर होगी, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल a का क्या होगा बेटा, Q स्क्वायर होगा, और कैपिटल A स्मॉल a का 2pq होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसा ही बताया पे, समझ गए। तो इसको कैसे हमने ये कैसे डिराइव किया था, इसको हमने पहले देखा हुआ, अभी देखा हमने, ठीक है ना, कैसे हम ये वैल्यू को लेकर आए थे हम। इसका मतलब P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, P प्लस Q होल स्क्वायर, ठीक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, देखिए अब क्या बोल सिंपल, अब देखिए यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यह पता होना चाहिए कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि जीन की फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब जीन पूल के अंदर जो जीन हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का कुल योग हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और उन जीन की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पॉपुलेशन को देखा, स्टडी किया, आपने कहा जीन फ्रीक्वेंसी बदल गई है, तो यह मानकर चलिएगा इवोल्यूशन हुआ है, एक पर्टिकुलर जीन का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, बाकी जीन वाले जीव जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी उसकी घट रही है। ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, ये एक अप्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन घट रहा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब जब आपने फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, आपने ये रियलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन था आपका, आपने पाया कि अंतर आ रहा है उसमें, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन, के जो अंतर आ रहा है वो इवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है, वो बतलाता है कि कोई ना कोई इवोल्यूशन हुआ है जिसके चलते एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरी कम हो रही है। तो एक प्रकार से यहां पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। शुरू में ही कहा था आपसे मैंने, भैया एजम्पशंस ये हैं, पॉपुलेशन बड़ी होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए, सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और जीन फ्लो कुछ जीव मर गए, कहीं और चले गए, माइग्रेशन हो गया, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रही। यदि पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेक्टेड था उससे अंतर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई इवोल्यूशन की घटना काम कर रही है। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, change of frequency of allele in a population would be then interpreted as resulting in evolution। देखो मतलब यदि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में परिवर्तन आ रहा है तो आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा आप आकलन कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रकृति में नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, एक जीव को हटाया जा रहा है, जो एलील संख्या में कम हो रहा है, मतलब उस कैरेक्टर को प्रकृति फेवर नहीं कर रही है, वो जीव अधिक मरने लगे हैं, इसीलिए एक जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है ना इंटरेस्टिंग। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी जो है हमको इनडायरेक्ट एविडेंस देती है इवोल्यूशन का, कि यदि इक्विलिब्रियम में परिवर्तन आ रहा है तो इवोल्यूशन हो रहा है, यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, के एनसीईआरटी लिखता है कि 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, एमपीक्यू के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम का बेटा, जिसको पूछा जा सकता है, क्या ठीक।
अब ऐसे कौन से फैक्टर है 5? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, मतलब कुछ लोग जो है मान लीजिए कैपिटल ए वाले जीव जो है उन्होंने कहा भैया हम तो यहां नहीं रहेंगे, अधिकांश जीव उठ के जो है किसी और जगह पर पहुंच गए, तो जीन फ्लो है वो कि एक पॉपुलेशन के जीन पूल का एक बड़ा हिस्सा कहीं और चला गया है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक बीमारी आई और उस बीमारी में क्या हुआ, स्मॉल ए जीनोटाइप वाले अधिकतर जीव मर गए, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। म्यूटेशन, कोई परिवर्तन हुआ, जीन के अंदर परिवर्तन आ गया तो उससे जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, अनुवांशिक पुनर्संयोजन हुए, उससे भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। नेचुरल सिलेक्शन हुआ, मतलब ये सारे फैक्टर एनसीईआरटी लिखता है कि ये 5 फैक्टर बिल्कुल मत भूलना, मैं एग्जाम में पूछ सकता हूं उठ के, मैंने कहा ना आपसे, आपको डीपीएस में आएगा, आपको टेस्ट में आएगा और आपको मेन एग्जाम में भी आएगा। तो ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को में या हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को बदल सकते हैं। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन occur, okay, place and population occurs, gene frequency changes in the original as well as in the new population। देखिए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के यहां पर बात करते हैं हम, फाउंडर इफेक्ट की बात करते हैं। क्या हुआ, इमेजिन करते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो है वो, एक जनसंख्या में जो है वो कई सारे लोग रहा करते थे, ठीक है ना। इमेजिन, एक काल्पनिक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉपुलेशन में जो है वो कई सारे लोग रहा करते थे, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो देखने में थोड़े अलग थे, ठीक है, थोड़े कम हाइट के थे, सिर उनका लंबा हुआ करता था, कान थोड़े बड़े थे, वो बाकी लोगों से अलग दिखते थे, बाकी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि तुम कैसे हो, तुम ऐसे कैसे दिखते हो। अरे कई लोग बड़े बुरे होते हैं, वो दूसरे के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का ही मजाक उड़ाते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा है ये, सबसे बुरा है। पर लोगों को सेंसिटिविटी नहीं है, किसी के मान लो आंख में कुछ हो गया है, कान में सुनाई कम पड़ता है, तो उसको बहरा बोलने लगेंगे, उसको अंधा बोलने लगेंगे, काना बोलने लगेंगे के। तो कुछ लोग बड़े बुरे होते हैं जो लोगों को फिजिकल कैरेक्टर पे, और ये बड़ा दिल को दुखाने वाला होता है, किसी व्यक्ति को के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर आदि आप टिप्पणी करते हैं, उसके रंग पर, उसके आप जो है वो अपीयरेंस पर आप कोई कमेंट करते हैं ना, ये उसके दिल को बहुत गहरा चुभता है और दुखता है। उसको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी से मैं एक बात बेटा याद रखना, यदि जिंदगी में कभी किसी से अच्छी बात ना कह सको ना, जिंदगी में यदि कभी किसी से अच्छी बात ना कह सको ना, तो बुरी भी मत बोलना, चुप रह जाना, बुरी बात भी मत। यदि जब आप बोलें तो लोग अटेंटिव होकर आपको सुने, ऐसा व्यक्ति बनिएगा। जब आप बोलें और लोग भाग जाए वहां से, ऐसा मत बनिएगा। समझ में आई बात? तो अभी मैं क्या आपको बता रहा था कि उस जगह पे मान लो 2-4 हजार लोग रहा करते थे, 25-30 लोग ऐसे थे जो थोड़े छोटे हाइट के थे, है ना, कान ऐसे थे उनके, सिर थोड़ा ऊंचा था, बाल लग के थे, लोग उनका अरे वो आ गए बोने, वो आ गए, देखो वो लोग आ गए, अरे इनसे काम कराओ, मजाक उड़ाते थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि देखो काम करते हैं कि अपन तो जहाँ की मूल निवासी, जहाँ के रहने वाले शुरू के थे, अपन थोड़े अलग दिखते हैं, कहीं और चलते हैं अपन, ठीक है। वो लोगों ने पास में एक आइलैंड खोज लिया, वो लोग एक दिन नाव में बैठे अपना चले गए, वहां पे छोड़ के चले गए वो। अब इस पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, उसमें वो लोग जब तक प्रेजेंट थे, उनके जीन की फ्रीक्वेंसी वहां पर प्रेजेंट थी, उनके जीन वहां प्रेजेंट थे। यदि आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो वो चले गए, यहां से माइनस हो गया। नई पॉपुलेशन में वहां जाके जब उस आइलैंड में पहुंचे, अब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उनके जैसे और लोग बने, उस आइलैंड के सारे लोग अलग दिखने लगे। वो पहले वाले आइलैंड से मैच नहीं करते हैं, वो अलग दिखते हैं। उस आइलैंड की जीन फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, इसके जीन अलग तरह के, उसके जीन अलग तरह के। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब जो इनिशियल फाउंडर मेंबर हैं वो रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। दैट इज द फाउंडर इफेक्ट, यही तो फाउंडर इफेक्ट है। और क्या है, चलिए क्या लिखा, जब माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर, तो पॉपुलेशन जो है जब शिफ्ट होती है तो साथ में केवल लोग शिफ्ट नहीं होते हैं,
जीन फ्रीक्वेंसी भी शिफ्ट होती है के, और नई पॉपुलेशन जो बनती है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो सकती है के। न्यू जीन्स एलील आर एडेड इन द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन के। पुरानी पॉपुलेशन जो होती है, पुरानी जनसंख्या जो होती है, उससे जीन में कमी आती है और नई जगह पहुंचते हैं, वहां पे या तो बिल्कुल नई पॉपुलेशन है या नई वहां जगह जहां पहुंचे वहां की पॉपुलेशन में जाके वो जुड़ गए लोग, तो आप वहां का जीन फ्रीक्वेंसी बदल गया। अब कभी मान लीजिए आपको मौका मिले कभी आपको यूएई जाने का, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब दुबई की बात करो आपके, दुबई जाने का मौका मिला, आप पाएंगे कि दुबई में आप कहीं सड़क पर निकल जाइए, कहीं चले जाइए, मॉल में कहीं चले जाइए, आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे एशियाई लोग दिखाई पड़ेंगे, आपको चाइनीज दिखाई पड़ेंगे, पाकिस्तानी दिखाई पड़ेंगे, बांग्लादेशी दिखाई पड़ेंगे, नेपाली दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, इंडियंस दिखाई पड़ेंगे, इंडिया में भी साउथ इंडिया के बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है, आपको जो है वो अफगान के लोग दिखाई पड़ेंगे, आपको सूडान के लोग दिखाई पड़ेंगे, आपको जो है वो दुनिया भर के यूरोप के लोग भी दिखाई पड़ेंगे। अरे वहां पे तो जो है बेसिकली वहां के रहने वाले जो मूल निवासी वो तो कौन थे, वो तो शेख लोग थे, वो गोल लगाते हैं, कैप लगाते हैं, वो शेख, जो वहां के एक्चुअल निवासी थे वो तो वही थे। अब वो तो बहुत कम दिखते हैं, वो तो इक्के दुक्के दिखेंगे आपको, यही लोग ज्यादा दिखाई पड़ेंगे सारे। जब मैं दुबई में जो है गया एक मेडिकल, मैं दुबई कई बार जा चुका हूं, तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया, तो मैं जब पहली बार फर्स्ट टाइम मैं दुबई पहुंचा तो बड़ा एक्साइटेड था कि दुबई को लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क के बाद सबसे डेवलप अच्छा शहर है। मैं रुका था होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में, होटल इंटरकॉन्टिनेंटल से एक मॉल भी जुड़ा हुआ है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल में जब मेरे को वो जो है वो जब उनका वेटर जो रूम में आता है, रूम में जो रूम सर्विस वाला लड़का वो आया, उसने कहा सर डू यू नीड सम वाटर, मैंने कहा यस गिव मी सम वाटर बॉटल्स। बोला सर आप कहां से हैं भारत में, मैंने कहा तुम कहां से हो, सर मैं नेपाल का है, काठमांडू का है मैंने कहा यार मैं उस समय में भोपाल रहा करता, मैं भोपाल से हूं। अच्छा भोपाल, मेरा एक रिलेटिव भोपाल में रहता है। 5 मिनट बात किया उसने। एक देश जिसमें मैं पहली बार गया, वहां पे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो बोला मैं भारत का है, मतलब मैं भारत के पास का है, नेपाल का है, तुम भारत का है, मतलब दोस्त दोस्त, यस। बड़े मजे की बात है। आपको बता दूं मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, चलो थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं यार, है ना। हम लोग आपस में इतना अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से इतना हम खार खा के बैठे रहते हैं कि अरे यार पाकिस्तान, अरे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वो लोग भी ऐसे ही हैं। भारत नहीं, भारत से हम कभी कम नहीं। अरे भर छोटे हो तो क्या हुआ, दमदार है। सब लोग आसपास से, नेपाल भी इनके कहने में आके हम भी हैं, हम भी कुछ हैं, ठीक है भाई। लेकिन जब यहाँ के, ये तो है सियासी बातें, ये तो है सीमाओं की बातें, ये सियासत की बातें हैं। जब ये बाहर मिलते हैं ना सारे लोग, आपके सबसे अच्छे निकट दोस्त यही होते बाहर। जब मैं अच्छे जाने में पहली बार जब मैं थाईलैंड गया था, तो थाईलैंड में वहां पर हम लोगों ने क्या किया, पैराग्लाइडिंग के लिए गए। पैराग्लाइडिंग में वो क्या करते हैं, आपको बांध देते हैं, फिर बोट से आपको दौड़ना होता है, फिर वो बोट आगे बढ़ती है और आप ऊपर हवा में उड़ जाते हैं, ऊपर बहुत ऊपर आसमान में उड़ाते हैं आपको, फिर वो नीचे लाके लैंड कर देते हैं आपको, समुद्र में डुबकी भी लगवाते हैं आपको। तो जो पैराग्लाइडिंग का जो ट्रूप जा रहा था, उसका जो हेड व्यक्ति था, वो एक आदमी था, उससे पूछे सी बात करते में थोड़ा वो हमको लगा इंडियन टाइप लगा। हमने उससे बात किया तो उसने बताया कि मेरा नाम ये नाम बताया उसने, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है उसका टिकट विकेट सब ले लिया, मैं और मेरा कजिन सर्जन था, हम लोग वहाँ पहुँच गए उसकी। तो वो क्या करते हैं, समुद्र के बीच में एक बोट से लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे एक बड़ी सी बोट होती है, उस पर सब ट्रैक व्रैक बना होता है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग कराते हैं। अब डर भी लगे, तो डर क्यों लगे कि वो ऊपर आदमी उड़ता हुआ इतना छोटा दिखाई पड़ता था उसमें, वो ऊपर उड़ जाएगा इतना छोटा दिखाई पड़ता था। अरे कर पाऊंगा, अब मैं वैसी ऊंचाई से डरता हूं, मतलब मेरे को आप बोलोगे तो मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। डर को तोड़ देंगे, मैंने कहा करते हैं यार, है ना। फिर मैंने पूछा उससे, अच्छा, मैंने कहा आप इंडिया से क्या? उसने कहा भाई मैं भारत से नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, मेरा नाम जो है वो वसीम है। मैंने कहा भाई, मन में मैंने कहा पाकिस्तान, मैंने कहा तुम कहां से? मैंने कहा मैं भारत से हूं या इंडिया से। तो मैंने कहा अरे ये तो अड़ोसी पड़ोसी मुल्क है, बनती ऐसी है नहीं, उस जमाने की बात है, कई साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने कहा दोनों मुल्कों में अभी खटास भी चल रही है,
तो कहीं ये बदला ना ले मुझसे कि डुबो दो रे इसको यहीं पे ना समुद्र में, बोलेंगे हाँ हो गया दुर्घटना। मन में बात आई, सच्चाई बता रहा हूं। वो उसने मेरा चेहरा देखा, अब वो तो वो अनुभवी आदमी बहुत दिन से, बोला भाईजान पाकिस्तान का जरूर हूं, तुम हिंदुस्तान के जरूर हो, लेकिन हम सब भाई भाई हैं। बोलता मेरी जान चली जाए भले ही, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, याद रखना इस बात का। मेरी जान भले चली जाए पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप डरो मत। आपके चेहरे पे शिकन देख के मुझे लगा कि आपने सुना मैं पाकिस्तानी हूं, तो आपने भरोसा छोड़ दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं भाई साहब, आदमी का चेहरा पढ़ सकता हूं मैं, आप मत सोचो, आओ गले मिलते हैं। इतने प्यार से बात किया उसने। बोला चलो चल लंच कर, मतलब आई फील दैट कि क्या लोग ऐसे, मतलब। और ये आपको बता रहा हूं पहला किस्सा नहीं है, ये किस्सा मैं कई जगह पे जब बाहरी मुल्कों में जाता हूं ना, मैं देखता हूं टेबल पे जो वही आदमी आके बैठता है जो आपका अड़ोस पड़ोस का होता है, नेपाल का, पाकिस्तान का, आपसे आके बात कर, बांग्लादेश का, अच्छे से बात करेगा, आपके साथ घूमेगा, बाहर शॉपिंग में जाओगे। अब आप मतलब यूरोप गए, अब कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, शाम को आप बाहर निकले मॉल कहीं जाने के लिए, वही साथ चलेगा आपके, कम्युनिकेट करेगा आपकी लैंग्वेज में, आप उससे उसकी भाषा में बात कर सकते हो। अब मतलब मोहब्बत है, पड़ोस की मोहब्बत है। बाहर सब दिखाई पड़ती, तीसरी जगह दिखाई पड़ती है, आस अपने घर से दुश्मन दिखाई पड़ता है, बाहर दिखाई पड़ती है। मतलब मुझे आप दिल की बात कर रहा हूं के, हो सकता है कई लोग अच्छी ना लगे बात, लेकिन मैं कहता हूं बेटा दिल में बेर भर के रखने से, दुश्मनी भर के रखने से अच्छे फल, मीठे फल तो लग ही नहीं सकते कभी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सियासी काम या वहां टेररिज्म एक्टिविटी, तमाम चीजें जो सब चीजें जो हम बोलते हैं उसमें, उसको लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मैं इतना बोलता हूं आम आदमी हर जगह का बहुत ही अच्छा है, और वो जब भी बाहर मिलेगा ना आपको, आपसे वो खुश होकर ही बात करेगा, आपसे वो हमेशा कोऑपरेटिव होकर बात करेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए आप, ठीक है। ये हो सकता है कि ब्रिटिशर आपसे वो बात करे कि हाँ भाई ठीक है, तो हाँ ऐसे ही, मतलब कम डेवलप देश से आए लोग, ये हो सकता है। पर आपका पड़ोसी आदमी, मुल्क का आदमी आपके साथ हाथ पकड़ के चलेगा। ये मेरा निजी अनुभव है। चलिए अब लुट के आते हैं मुद्दे पे वापस, के नहीं तो बोलोगे सर कहां बातों में लगा दिया आपने हमको के। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जिस पॉपुलेशन को हमने क्या किया, हमने कहा पॉपुलेशन का, एक बड़ी पॉपुलेशन का से कुछ जीव जो थोड़े डिफरेंट थे वो इधर शिफ्ट हो गए, जहां शिफ्ट हुए वहां पर उन्होंने नई पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, और यहां से चले गए तो यहां की फ्रीक्वेंसी अपने आप चेंज हो गई वो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसको बोला मैंने देयर वुड बी जीन फ्लो, कहा मैंने आपसे, इसमें जीन का माइग्रेशन हुआ है, और यदि ये मल्टीपल टाइम होता है तो इसको हम क्या हम बोलते हैं कि इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम के, तो इससे हम जीन फ्लो बोलेंगे। मतलब यदि ये माइग्रेशन बार बार होता है तो हम बोलते हैं कि जीन का प्रवाह हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है उस तरफ। तो मैं एग्जांपल लिया था कि भाई कि दुबई जाओगे, देखोगे कि लगेगा अरे शेख तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो सब हम ही लोग सारे के सारे वहां पे। आप कभी कनाडा चले जाओ, कनाडा में देखोगे अरे पंजाब बसा हुआ है यहाँ पे, तो पूरा पंजाब, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं कनाडा में। न्यू जर्सी चले जाओ अमेरिका में, न्यू जर्सी में भारतीय, इधर भी पड़ोस में इंडियन, उधर भी इंडियन, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन, अरे छोटा सा इंडिया बना दिया वहां पे। वहां की मूल पॉपुलेशन का जेनेटिक बैकअप डिस्टर्ब, मतलब चेंज तो हुआ ना, वो नॉट डिस्टर्ब वर्ड यूजिंग, चेंज हुआ। और ये सब कुछ माइग्रेशन से होता है, ठीक है। यदि ऐसे ही परिवर्तन जो है वो बाई चांस होते हैं, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट करके, जब किसी संभावना से कई सारे जीव अचानक से कोई बीमारी से मर गए, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के लोगों में अधिक डेथ हो गई, तो ये सब क्या है, जो घटना चांस के इवेंट होते हैं, तो चांस इवेंट होता है उससे होगा, तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। समटाइम द चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज। मैंने कहा कभी कभी क्या होता है, ये जो परिवर्तन होते हैं वो इस तरह के परिवर्तन होते हैं, इस तरह के चेंज होते हैं कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं, और उससे एलिलिक फ्रीक्वेंसी में काफी अंतर आ जाता है, और उसके चलते एक नई प्रजाति, नई स्पीसीज भी बन सकती है, ठीक है। The original drifted population become founders, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन का जो हिस्सा अलग होकर वहां पहुंचा था उसे फाउंडर बोलते हैं, और उसके इफेक्ट को यानी उससे जो पॉपुलेशन बनेगी उसकी जीन फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग होगी, इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो समझो, अब
देखो बेटा, हर चीज को अच्छे से समझना है, तभी मगअप करना है, तभी इसको दिमाग में रखना है, रटना नहीं है कुछ भी। कि यदि आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ते हैं ना और आप रटेंगे तो फिर मेरे लिए बहुत बेटा शर्म वाली बात है। ठीक है, देखो यार, ऐसा है कि हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा ना पढ़ाता हूं, ठीक है, हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि यार सर तो बात भी करते हैं बीच बीच में, है ना, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति चाहे वो अनलाइक भी करता हो, वो ये बात नहीं बोल सकता है कि सर दिल से नहीं पढ़ाते। पूरी शिद्दत से, पूरे जुनून से, दिलो दिमाग से डूब कर पढ़ाना जिसको बोलते हैं ना, वो आपको दिखाई पड़ता है। देखिए, आंखों में दिखाई पड़ता है ना। ठीक है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे, हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उसमें 20 ब्लू और 10 रेड मार्क किए हुए हैं। हमने एग्जांपल समझ के हमने कहा 20 ब्लू और 10 रेड है, और इस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा अलग हटा, वो लोग अलग आइलैंड पे शिफ्ट हो गए, वो ठीक चले गए। एक ब्लू था और में 3 रेड थे। ब्लू लोगों ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, एक ब्लू वाले ने बोला हम जाएंगे, ठीक है, रेड वाले थे। अब नई पॉपुलेशन जो बनेगी, देखो इस पॉपुलेशन में ब्लू वाला, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसकी कम है, इसकी अधिक है, इसकी कम है। इस पॉपुलेशन में रेड की फ्रीक्वेंसी अधिक है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी कम है। इसमें तो फ्रीक्वेंसी में अंतर आया या नहीं आया? मतलब मूल पॉपुलेशन से जितने लोग नई पॉपुलेशन में शिफ्ट होते हैं, नई पॉपुलेशन बनाने में शिफ्ट होते हैं, तो वो नई पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है, नई पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि पॉपुलेशन में जो आने वाले जो फाउंडर्स थे, जो फाउंडर ऑर्गेनिज्म थे, उनकी जीन किस तरह के थे, उस पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, देखिए ध्यान, 3 पॉसिबिलिटी देखिए। क्या हुआ, एक है आपके पास में लार्ज मिक्स पॉपुलेशन, ठीक है, लार्ज मिक्स पॉपुलेशन है। देखिए ना, फाउंडर इफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल डायग्राम इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ जीव शिफ्ट हुए, केवल रेड वाले शिफ्ट हुए एक आइलैंड पे, तो रेड की फ्रीक्वेंसी अधिक। केवल जो है वो क्या हुआ, ब्लू शिफ्ट हुए तो ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी, कुछ रेड कुछ ब्लू हुए तो फ्रीक्वेंसी अधिक। तो बदला है नहीं, तो मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फाउंडर्स, कि कौन जीव वहां पहुंचे थे, तो उसका इफेक्ट जो है वो अगली वीडियो में दिखाई पड़ेगा, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे उसको हम। ठीक है, देखिए एक आइलैंड पे कीड़े थे, इंसेक्ट्स थे, उसमें आप देख रहे हो कि रेड भी थे, ग्रीन भी थे। कुछ रेड इंसेक्ट जो है वो नई जगह पर गए वो, और वहां पे शिफ्ट हुए। अब नई पॉपुलेशन जो बनी उसमें केवल रेड इंसेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रीन इंसेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहे आपको, फ्रीक्वेंसी बदल गई। ठीक है ना, देखिए मेनलैंड पे आपने देखा कि ग्रीन और रेड दोनों तरह के आपको डॉट दिखाई पड़ रहे हैं। नई पॉपुलेशन में कुछ जीव गए, यहां पे रेड वाले अधिक गए, ग्रीन वाले कम गए, तो पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी नहीं। यहां पर देखोगे तो यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी हायर साइड होगा ग्रीन वाले का, यहां पर देखोगे इसका फ्रीक्वेंसी रेड वाले का हायर साइड होगा ना। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि नई पॉपुलेशन बनाने में कितने जीव शिफ्ट किए, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी किस तरह की थी, उस पर नई पॉपुलेशन का जीनोटाइप उस पर उस नई पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी उस पर निर्भर करेगी। ठीक है ना, क्लियर? एंड दिस इज द फाउंडर इफेक्ट। ना क्या देखा हमने, कहा कि फाउंडर पॉपुलेशन जो होती है, वो जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है, वो ये डिसाइड करती है किस तरह के जीव जो है वो बचे होंगे, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, The founder effect is a type of genetic drift that involve small groups of organisms separating from the larger population and forming small के। ये क्या बोलता है कि फाउंडर इफेक्ट एक तरह का ऐसा जेनेटिक ड्रिफ्ट है जिसमें कि जो है क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप पॉपुलेशन का जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन से अलग होता है और छोटी नई कॉलोनीज को बनाता है, और इन छोटी नई पॉपुलेशन में जो है वो लेस जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलते हैं, और इनके जेनेटिक वेरिएशन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन से जीन वहां पर पॉपुलेशन में फाउंडर मेंबर्स लेकर आए थे, उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉटलनेक इफेक्ट की, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट की। बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब होता है देयर इज ए बॉटलनेक इंसिडेंस। क्या हुआ कि किसी जगह पर मान लीजिए बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन रहती थी, कई तरह के वेरिएंट्स वहां पर, कई तरह के वेरिएशन वहां प्रेजेंट थे, लेकिन क्या हुआ कि उस पॉपुलेशन में कोई ऐसी घटना घटी कि बड़ी संख्या में लोग मर गए, तो अब ड्रास्टिक रिडक्शन इन पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से, मान लो कोई आइलैंड था,
वहां पे कई तरह के जो है तरह के जो ऑर्गेनिज्म, कई तरह के इंसान रहा करते थे। मान लो समझने एग्जांपल ले रहे हैं, वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कोई घटना घटी वहां पे और उसमें से अधिकांश लोग जो है उनकी डेथ हो गई, कुछ बचे। अब जो पॉपुलेशन नई वहां जो बनेगी ना, वो उन बचे हुए लोगों से बनेगी। तो जीन फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी? बचे हुए लोगों पर डिपेंड करेगी। तो फाउंडर इफेक्ट का ही काम यहां पर देखने मिलेगा, लेकिन आफ्टर ए बॉटल नेक इंसिडेंस। बॉटल नेक मतलब जैसे होता है ना, एक बोतल का ऊपरी हिस्सा पतला होता है, तो बहुत थोड़े से लोग बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, और थोड़े से लोगों की जीन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि अगली पॉपुलेशन किस तरह की होगी। ठीक है ना? देखिए, एक पेरेंटल पॉपुलेशन थी, बॉटल नेक इवेंट घटा। बॉटल नेक इवेंट का मतलब यह है कि एक ऐसी घटना जिसमें कि पॉपुलेशन में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ। तो केवल कुछ जीव सरवाइव किए, और अगली पीढ़ियां फिर उन जीवों से बनेंगी। ठीक है? तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है पहले की तुलना में वो बदल चुकी होगी। ठीक है ना? जैसे हम देख रहे हैं यहां पे, है ना, हम क्या ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, बॉटल नेक इंसिडेंट घटा, कुछ हमने लिए, तो जो उनसे यदि उनसे बनेगा, तो आप क्या देख रहे हो? आपने देखा कि पहले वाले ओरिजिनल पॉपुलेशन में आपको ब्लू कलर के भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं बॉल्स। ठीक है ना? समझने के लिए बेटा, हमने ये सारे इमेजेस को हमने समझने के लिए लिया कि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब आपने बॉटल नेक इंसिडेंट घटा, तो कुछ जीवित जीव बचे, उसमें कोई भी ब्लू नहीं था, तो नई पॉपुलेशन में ब्लू एलील 0% हो गया, ऑरेंज वाला 25% हो गया, ठीक है, पर्पल वाला 35% हो गया। देखा आपने, पहले जीन फ्रीक्वेंसी सब बराबर थी, लेकिन बाद में नई पॉपुलेशन में क्या हुआ? जीन फ्रीक्वेंसी बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि इसके लिए बॉटल नेक इंसिडेंस रिस्पॉन्सिबल था। जो जीवित जीव बचे उनकी फ्रीक्वेंसी पर फिर अगली पॉपुलेशन तैयार होगी। ठीक है, देखिए, माइक्रोबायल एक्सपेरिमेंट शो दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। याद है आपको लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा, कि इन्होंने क्या बताया था? ठीक है, जो है वो हमने देखा था कि लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था? ये बताया गया था इसमें कि वास्तव में होता क्या है? होता ये है कि एक पॉपुलेशन बैक्टीरिया की जो होती है, जब तक वो एंटीबायोटिक का सामना नहीं करती है, हमको ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं। और उनमें ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर के कारण कैरेक्टर आया सामने, उनमें कैरेक्टर शुरू से प्रेजेंट था, लेकिन उनका सिलेक्शन कब हुआ? जब एडवर्स कंडीशन ही तब उनका सिलेक्शन हुआ। अगली जो कॉलोनीज बनेंगी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी। ठीक है, तो बताइएगा मेरे को कि किस किन साइंटिस्ट ने लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उनका नाम बताइए। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपसे? कहा कि दिखा इस पे माइक्रोबायल एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट आपने सूक्ष्म जीवों पे किए हैं उससे मालूम चलता है कि पहले से प्रेजेंट जो एडवांटेजेस म्यूटेशन होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, जब एडवर्स कंडीशन का सामना होता है तो वो सिलेक्ट होते हैं, और उससे नई प्रजातियों का, नई जनरेशन का विकास होता है, और ऐसे ही किसी प्रकार से ऐसी जो है वो प्रजातिकरण होता है, स्पेशल होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। प्राकृतिक चयन क्या बोलता है? वो कहता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, जिसमें कि हमेशा वो जीव जिनका नेचुरल सिलेक्शन होता है उनका बेटर सर्वाइवल रेट होता है, उनका फिटनेस अधिक होता है, मतलब वो अधिक ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस करते हैं वो, और यही फिटनेस है डार्विन के अकॉर्डिंग। A critical analysis make us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift resulted in changed frequency of gene allele in future generation। अब देखो समझ जाओ, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लास्ट में पूरी बात का जो है वो कंक्लूजन निकाला गया कि भाई देखो ऐसा है, एक प्रकार का प्रेक्षण ये बतलाता है कि यदि म्यूटेशन होता है तो विभिन्नताएं आएंगी, गैमीट बनने के दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो विभिन्नताएं आएंगी, जीन फ्लो होता है, लगातार माइग्रेशन चलता रहता है तो विभिन्नताएं आएंगी पॉपुलेशन में, जीन फ्रीक्वेंसी में। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, कोई बड़ी संख्या में जीव मर जाते हैं, बॉटलनेक इंसिडेंट घटता है तो विभिन्नताएं आएंगी, तो इससे आने वाली पीढ़ियों की जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मतलब वे सारे एजम्पशंस जो हार्डी में इक्विलिब्रियम में दे रखे थे ना, यदि वो अप्लाई हो जाए तो पॉपुलेशन में वेरिएशन आएगा। कैसे? इसके अलावा को तो बच्चे रैंडम मैटिंग भी इंपॉर्टेंट है। यदि सिलेक्टिव मैटिंग करेंगे ना आप, तो आप
डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि अभी हमको केवल बड़े हाइट के घोड़े चाहिए, छोटी हाइट के घोड़े नहीं चाहिए हमको, तो आपने बड़े हाइट के घोड़ों को ही आपने रिप्रोड्यूस करवाया, आपने ऐसा फ्लॉक तैयार किया, सबकी हाइट अधिक थी, तो छोटी हाइट वाले घोड़े कम होने लगे। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन किया कि नहीं किया आपने? आपने किया कि नहीं किया? आपने किया, आपने वो कैरेक्टर को प्रमोट किया जो जो आपके काम का था, ऐसा किया आपने, वो हम भी कर सकते हैं। तो प्रकृति में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के म्यूटेशन घटेंगे, किस प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा गैमेट बनते समय, क्या जीन फ्लो होता है या नहीं होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या नहीं होता है, इस पर वो निर्भर करेगा। ठीक है। कपल टू इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन के। कई बार प्राकृतिक चयन होते होते जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नेचुरल सिलेक्शन होते होते पॉपुलेशन इतनी अलग हो जाती है, इतनी अलग हो जाती है कि वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से सी दिखाई नहीं पड़ती है, वैसी होती ही नहीं है, वो बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। और इसी प्रकार धीमे धीमे इस प्रजातियां, इस नई नई प्रजातियां सामने आती है। जो डार्विन कहते हैं ना, दो चीजें, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। तो ये ब्रांचिंग डिसेंट आते कहां से हैं? ऐसे नेचुरल सिलेक्शन होते होते कई बार दो अलग अलग दिशाओं में चला जाता है कि एक पॉपुलेशन अलग दिखाई पड़ती है अपनी मूल पॉपुलेशन से। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, डायरेक्शनल चेंजेस, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, और डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये वही ग्राफ है जो लेक्चर के शुरुआत में मैंने दिखाया था, ये वही ग्राफ है जो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि भाई मीन कैरेक्टर अधिक होगा। ठीक है। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन एक तरफ बढ़ेगा, डायरेक्शनल दोनों सिरों पर इस प्रकार का होगा। डिसरप्टिव कहा था, याद है आपको ग्राफ? ठीक है। ठीक, देखिए है ना, सिलेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम, ये है डायरेक्शनल। ठीक है। सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ एक्सट्रीम, जब एक एक्सट्रीम से आपने दूसरे की तरफ गए तो ये क्या है, ये हो गया डायरेक्शनल हो गया। जब आप सीधा मीन वैल्यू पर जा रहे हैं आप, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेबलाइजिंग हो गया। ठीक है। दोनों एक्सट्रीम अधिक हैं, मीन वैल्यू कम है, मतलब सिलेक्शन अगेंस्ट द मीन, मीन से कम, मीन वैल्यू को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। याद है? ठीक है। शुरुआत में हमने यही कर्व देखा था बेटा, लास्ट में भी हम इसी कर्व पर बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आज हम इसमें इतना ही करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको बराबर इवोल्यूशन समझ में आ रहा है आपको, और कोई भी कॉन्सेप्ट में बिल्कुल उलझेगा मत, जो बताया बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है, और सारे एमसीक्यू आपसे बन रहे होंगे, सब बनना भी चाहिए। ठीक है ना, सब लेक्चर को ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूं बस उसी में वैसे एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.